Hello, my dear friends. How are you? I hope you are fine. Welcome to my channel, Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important topic that is relating to Limitation Act. In the last previous class of Limitation Act, we have already discussed Section 26 that is related to exclusion in favor of reversioner of serving intendment. कि जो भी रिवर्जनर होगा उसके फेवर में जो है टाइम पीरियड लिमिटेशन का वो एक्सक्लूड हो जाएगा। और अब हम बात करेंगे आज सेक्शन 26 की। सेक्शन 27 बात कर रहा है एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी। अब किसी का राइट टू प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी था वो अब एक्सटिंग्विश हो जाएगा। एक्सटिंग्विश का मतलब है वो अब पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो जैसे हम लिमिटेशन एक्ट की बात करते हैं, इट बार्स द रेमेडी बट नॉट द राइट। ये लिमिटेशन एक्ट क्या करता है कि बार करता है रेमेडी को बट नॉट द राइट। तो सेक्शन 27 जो है वो पूरे के पूरे लिमिटेशन एक्ट का एक क्या है, एक्सेप्शन है। सेक्शन 27 इज एन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन किसका एक्सेप्शन है? ये टू इंडियन लिमिटेशन एक्ट का एक्सेप्शन। ये कहता है कि एट द डिटर्मिनेशन ऑफ द पीरियड। एट द डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियड का मतलब है कि जो भी शेड्यूल में आर्टिकल में कुछ भी टाइम पीरियड डिसाइड किया गया उस टाइम पीरियड के पूरे होने के बाद hereby limited to any person किसी भी व्यक्ति का जो राइट था सूट फाइल करने का, फॉर इंस्टीट्यूटिंग अ सूट फॉर पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, किसी भी प्रॉपर्टी पर अपना पोजेशन लेने का जो राइट था और सूट इंस्टीट्यूट करने का, द राइट टू सच प्रॉपर्टी शैल बी एक्सटिंग्विश्ड। जो उसका राइट है ना वो राइट भी अब क्या हो जाएगा, एक्सटिंग्विश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर इसको हम एक पॉइंट वाइज समझते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन इन द सेंस दैट एग्जाम में कई बार इसे पूछ लिया जाता है। ये जो सेक्शन 27 है ये साथ में प्रोसीजरल है और प्रोसीजरल एस्पेक्ट को कवर कर रहा है और साथ में सब्सटेंटिव आपका जो सब्सटेंटिव लॉ को भी डिसाइड कर रहा है कि उसका जो राइट है वहां से क्या हो गया है, एक्सटिंग्विश हो गया। सब्सटेंटिव है कि आपका वहां पर किसी प्रकार का राइट नहीं बनेगा। तो इसके रिगार्डिंग आप अगर डील करते हो तो इसके रिगार्डिंग आपको सेक्शन 64 आर्टिकल 64 आर्टिकल 65 इसके लिए आपके साथ कौन से आर्टिकल डील हो जाएंगे, आर्टिकल 64, 65 और गवर्नमेंट के केस में 112 इंडियन लिमिटेशन एक्ट के हैं। उनमें जो टाइम बार है सूट फाइल करने का वो टाइम बार जो है वो अब यहाँ उसका राइट भी क्या कर देगा, एक्सटिंग्विश कर देगा। कि मान लीजिए 64 और 65 में आप सेक्शन 5 और सेक्शन 6 SRA के तहत सूट फाइल कर सकते हैं कि मेरा पोजेशन था, मेरा टाइटल था। लेकिन अगर आपने वो 64 का अगर टाइम पीरियड की बात करते हैं तो 12 साल है और 65 का भी 12 साल है। दोनों टाइम पीरियड में अगर आपने अपना क्लेम नहीं किया तो क्या होगा, वो आपका राइट एक्सटिंग्विश हो जाएगा। और कोई दूसरा व्यक्ति जो एडवर्स पोजीशन में है, एडवर्स पोजीशन का मतलब जिस पर उसका राइट बन गया है, वो एडवर्स पोजीशन का जो उसका राइट है उस व्यक्ति के पास उसकी क्या हो जाएगी, उसका राइट अराइज हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज तो इसको समझते हैं एग्जाम्पल से, तभी आपको समझ में आएगा। If we talk about section 27, the first term is at the determination of the period. The first term is at the determination of the period. तो ये determination क्या होगा, determine मतलब पूरा होने के बाद आपका जो पीरियड है। the first term जो हम बात करते हैं section 27 की, फर्स्ट टर्म हम समझेंगे at the determination of the period अब मान लीजिए एक व्यक्ति है कोई ए, उसकी ये प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी पर बी ने अपना ईजमेंटरी राइट एक्सरसाइज कर रहा है। ए को पता है, इसको क्या है, ए को नॉलेज है कि बी ने वहां पर उस पर कब्जा कर रखा है, पोजेशन कर रखा है। ईजमेंटरी राइट ही नहीं है, पोजेशन भी कर रखा है। वो यहाँ पर घर बनाकर रह रहा है या ये खेत है तो इस पर वो फसल भी बो रहा है, इसको नॉलेज है। अब अगर हम बात करें 65 के तहत उसका जो टाइटल के रिगार्डिंग वो वहां अपना क्लेम कर सकता है। 65 है, 64 एक बार कंफर्म कर लीजिए आप। टाइटल के रिगार्डिंग जो है आर्टिकल जो 65 है, आर्टिकल 65 में उसके पास क्या है, 12 इयर्स का टाइम पीरियड है ऑन द बेसिस ऑफ टाइटल। टाइटल के बेस पर वो क्या कर सकता है, सूट फाइल कर सकता है। बट आफ्टर 12 इयर्स वो क्या करता है,
बी के पास जाता है, कहता है जी ये मकान जो है, ये पोजीशन जो आप छोड़ दीजिए। अब आपको 12 साल हो गए, अब अभी पोजीशन छोड़ दीजिए। 12 साल हो चुके हैं। 12 साल के बाद अब वो जाता है कोर्ट में। बी कहता है मैं तो नहीं छोड़ूंगा। कोर्ट में जाता है, सूट फाइल करता है। जब सूट फाइल करेगा तो सामने वाली जो पार्टी, ये क्या हो जाएगा, यहां पर सूट फाइल करेगा तो ये हो जाएगा प्लेंटिफ। क्या होगा ये? प्लेंटिफ। बी क्या होगा? डिफेंडेंट। अब यह बी जो है अपना राइट क्लेम करेगा, डिफेंस करेगा। किस बेस पर करेगा? एडवर्स पोजेशन पर, कि जी मेरा इस पर एडवर्स पोजेशन है। ए को पता था, प्लेंटिफ को पता था कि मैं यहां पर पिछले 12 सालों से हूं। तो पिछले 12 साल ये कहां सोया हुआ था? पिछले 12 साल इसने अपना राइट एक्सरसाइज क्यों नहीं किया? तो ये जो यहाँ पर ए का जो राइट था वो तो अब खत्म हो जाएगा, और बी का राइट जो है यहाँ एडवर्स पोजीशन के बेस पर यहाँ राइट बन जाएगा। ये बात कर रहा है एट द डिटर्मिनेशन ऑफ द पीरियड की। अगर हम बात करें लिमिटेशन एक्ट की नेक्स्ट टर्म की, दैट है एनी पर्सन फॉर इंस्टीट्यूटिंग ए सूट फॉर पोजेशन। एनी पर्सन मतलब हियर एनी प्राइवेट पर्सन। एनी पर्सन हियर मीन प्राइवेट पर्सन की बात हो रही है, या कोई भी प्राइवेट पर्सन है वो। अगर गवर्नमेंट का मामला आएगा तो गवर्नमेंट के लिए 30 इयर्स का टाइम पीरियड है, तो उसके लिए 30 इयर्स होगा। फिर कह रहा है फॉर इंस्टीट्यूटिंग ए सूट फॉर पोजेशन। अब यहां पर ये लिमिट कर रहा है किसके लिए? सूट फाइल कर सकते हो आप। उसके बाद ये बात कर रहा है कि हिज राइट टू सच प्रॉपर्टी गेट्स एक्सटिंग्विश्ड। अब उसका राइट जो वहां खत्म हो जाएगा। अगर हम इंडियन लिमिटेशन एक्ट की बात करते हैं, ये कहता है इट बार्स द रेमेडी, इट बार्स द रेमेडी बट नॉट द राइट, बट नॉट द राइट। ये लिमिटेशन एक्ट कह रहा है। लेकिन सेक्शन 27 क्या है? एक्सेप्शन है। वो कहता है इट एक्सटिंग्विश द राइट, इट बार्स द राइट, इट बार्स द राइट as well as it bars the remedy as well as right। ये राइट को भी क्या करेगा? खत्म कर देगा कि अब आपका राइट ही नहीं बनता। तभी तो कई बार आपने नहीं देखा कि कोई मकान देता, किरायानामा लिखवाता, कहता कि 12 साल ना निकल जाए प्रॉपर्टी पर, वो कब्जा करके बैठ जाएगा। तो ये इसी प्रकार से ये है वो सेक्शन 27 जिसके बेस पर कोई भी किसी की प्रॉपर्टी पर पोजेशन ले सकता है, कब्जा कर सकता है। अब क्या करेगा? अब ठीक है, यहाँ पर हमने एग्जाम्पल देखा। अब डिफेंडेंट जो था, जो डिफेंडेंट था वो अब क्या बन जाएगा? वो प्लेंटिफ बन जाएगा, और वो अपना राइट डिक्लेयर करवाएगा। ही कैन फाइल अ सूट ऑफ डिक्लेरेशन। अभी अपना राइट डिक्लेयर करवा देगा कि मेरा इस पर राइट बन रहा है। ठीक है, ये बात कर रहा है सेक्शन 27। अब इसकी कई पॉइंट्स हैं जो हमें समझने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। प्री के एग्जाम में बेसिकली आता है, क्या पॉइंट निकल के आते हैं, कुछ पॉइंट को हम यहाँ पर समझते हैं। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इज, ये कह रहा है सेक्शन 27 इज अ रूल ऑफ सब्सटेंटिव लॉ। सब्सटेंटिव लॉ, ये प्री में एग्जाम में आया हुआ है, रूल ऑफ सब्सटेंटिव लॉ। And it is not merely a, it is not merely a, ये एंड काट दीजिए। मैं इस लाइन को दोबारा से करवाती हूँ आपको, यहां से इसको मैं दोबारा से कंसेप्ट वाइज आपको समझाती हूँ। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, फर्स्ट पॉइंट पूछा जा सकता है, सेक्शन 27 इज मेयरली अ प्रोसीजरल लॉ, मेयरली अ प्रोसीजरल लॉ। ठीक है। सेकंड पूछा जा सकता है, सेक्शन 27 इज ऑल्सो अ रूल ऑफ सब्सटेंटिव लॉ, का भी रूल है। तो जब प्री का क्वेश्चन आएगा तो इसमें बोथ आर करेक्ट, दोनों करेक्ट हैं, दोनों टर्म करेक्ट हैं, कोई भी आ जाएगी एग्जाम में। ये अकेला प्रोसीजरल नहीं है, बट इट कैन ऑल्सो बी अ सब्सटेंशियल। अब हम बात करते हैं ना, कई प्रकार के रूल्स होते हैं। जैसे जनरल एप्लीकेशन, जब इसकी बात करेंगे एप्लीकेशन की, अगर हम इसकी बात करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन
27, एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 27। एप्लीकेशन इस पर किस किस की होगी? तो कह रहा है कि ये जो भी, ये कन्फाइंड नहीं है, ये हालांकि इसमें टर्म यूज की गई है सूट, बट इट नॉट कन्फाइंड ओनली टू सूट, बट इट नॉट कन्फाइंड to suits only because the object of section 27, the object of section 27 is founded on public policy. It founded on public policy, कि पब्लिक को न्याय दिलवाने के पर्पज से ही इस सेक्शन को लाया गया है। ठीक है, तो अगर हम लिमिटेशन की बात करते हैं तो ये उन पर अप्लाई होगा जहां पर डिटरमाइन हो चुका होगा, डिटर्मिनेशन हो चुका होगा, लिमिटेशन पीरियड जा चुका होगा, उस सेंस में ये अप्लाई होगा। अभी बात करता है कि ये उन व्यक्तियों पर अप्लाई होगा जो अभी पोजेशन में नहीं है। दिस सेक्शन applies to those persons who are out of possession। जो व्यक्ति अभी पोजेशन में है वो ये इसके तहत जो है किसी प्रकार का ये सेक्शन उस पर अप्लाई नहीं होगा। मान लो कोई व्यक्ति है, उसका खुद का भी वहां पोजेशन है और एक और व्यक्ति का भी पोजेशन है, अगर उसके बाद पोजेशन है तो ये सेक्शन उस पर अप्लाई नहीं होगा। ये क्या कर रहा है? सिर्फ ओनली ओनरशिप एक्सटिंगाइज कर रहा है। कोई व्यक्ति अपने टाइटल के बेस पर ओनली ओनरशिप एक्सटिंगाइज, सिर्फ टाइटल के बेस पर कोई व्यक्ति जो है वहां से निकाला जाएगा, वहां से सूट बार होगा। अगर उसके पास पोजेशन है तो किसी भी प्रकार का उसका सूट जो वो बार नहीं होगा। ये सिर्फ एक सूट फॉर पोजेशन के रिगार्डिंग है। इट अप्लाइज ओनली टू सूट ऑफ पोजेशन, इट अप्लाइज ओनली टू सूट फॉर पोजेशन, नॉट फॉर मॉर्टगेज सूट्स for possession, not for mortgage, not for suit by mortgagee। अगर कोई mortgagee है वो सूट अप्लाई फाइल कर रहा है तो उस पर ये किसी प्रकार का बार नहीं होगा। ये बात इसमें समझने वाली है। तो कहने का मतलब है कि इसके अंदर उसका बार एक्सटिंगाइज हो जाएगा। इसके रिगार्डिंग एक लैंडमार्क केस है, वो मैं आपको लिखवाती हूं। लैंडमार्क केस है इसमें, राम मूर्ति वर्सेस पूरन सिंह, राम मूर्ति वर्सेस पूरन सिंह। इस केस में ये बात कही गई थी कि अगर कोई प्लेंटिफ जो है अपने पोजेशन पर डिस्पोजेस है, इफ द प्लेंटिफ यानी कि जो ओनर है, द प्लेंटिफ इज डिस्पोजेस्ड, अगर वो डिस्पोजेस्ड है, एंड इफ ही एंटर इनटू द प्रॉपर्टी, it is called as ट्रेसपासर। अब उसे क्या कहा जाएगा? ट्रेसपासर कहा जाएगा। ये बात कही गई है इस केस के अंदर। तो आपको ये केस माइंड में रखना होगा कि वो ट्रेसपासर माना जाएगा। इसके साथ साथ हमें दो टर्म को समझना इसके साथ साथ हमें 2-3 टर्म को समझना जरूरी है। द फर्स्ट टर्म इज एडवर्स पोजेशन। फर्स्ट टर्म इज
adverse possession. Second term is acquisitive prescription. और थर्ड टर्म इज एक्सटिंक्टिव प्रिस्क्रिप्शन. ये तीनों टर्म जो है वो यहाँ पर समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है. इन तीनों टर्म को भी हम समझेंगे. जब तक हम इन तीनों टर्म को नहीं समझेंगे तो हमें किसी भी प्रकार से अपने इस कंसेप्ट को क्लियर नहीं समझ पाएंगे. तो देखिए, इन तीनों टर्म को समझने के लिए हम एक लेक्चर और बनाएंगे और उस लेक्चर पर मैं इसको कंप्लीट डिस्कशन आपको करवाऊंगी. इन तीनों पॉइंट को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. अभी हमें इतना जल्दी नहीं है, हम इसे डिटेल में थोड़ा कंसेप्ट को समझ लेंगे और डिटेल में समझने के बाद एक एक पॉइंट जो है एक्सटिंग्विश ऑफ राइट ऑफ प्रॉपर्टी जो है हमारी अच्छे से क्लियर हो पाएगी. तो चलिए, आज का लेक्चर हम यहीं स्टॉप करते हैं. आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा. अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा और आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए आगे फर्दर भी हेल्पफुल हो सकते हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे फर्दर जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगा और कोई वीडियो अपलोड होता है तो उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिल पाएगी. कोरोना के इस पीरियड में आप अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए. स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.